नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देखिए, आजकल 498A का केस होना एक आम बात हो गई है। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा 498A का केस हो जाता है, उस व्यक्ति को खुद को बेगुनाह साबित करने में, मुकदमे लड़ने में लगभग 4 से 5 साल का समय लग जाता है। अब यह समय क्यों लगता है? मुकदमा एकदम झूठा है, इसके बावजूद भी 4 से 5 साल क्यों लग जाता है? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और इसका जो सबसे बड़ा वजह यही है कि खुद हमें जानकारी नहीं होती है, यानी जिसके ऊपर मुकदमा हुआ है उसे जानकारी नहीं होती है कि मुझे क्या स्टेप लेना है, क्या करना है कि मेरा मुकदमा जल्दी से जल्दी समाप्त होगा। और ऐसे में जब आपको जानकारी नहीं होती है तो आप दूसरों के ऊपर आश्रित होती हैं, और जब आप दूसरों के ऊपर आश्रित होती हैं तो जिसके ऊपर आश्रित होते हैं वो आपका फायदा उठाने का प्रयास करता है। वो क्यों चाहेगा कि आपका मुकदमा जल्दी समाप्त हो? तो ऐसे में अगर आपको जानकारी होगी, आपको चीजें पता होंगी, तो आप समझ पाएंगे कि मेरे मुकदमे में क्या चल रहा है, आगे क्या चलने वाला है, किस प्रकार से मुकदमा मैं जल्दी समाप्त करा सकता हूं। ये सारी चीजें जब आपको पता रहेंगी तो ऐसे में मुकदमे में पक्ष भी आप अपना मजबूत कर पाएंगे, मुकदमे को जल्दी से जल्दी समाप्त भी करा पाएंगे और किसी अन्य के ऊपर आपको आश्रित नहीं होना पड़ेगा, जिससे कि आपका शोषण भी नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498A से संबंधित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज लेकर आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का जो मुकदमा चलता है उसमें क्या प्रक्रिया चलती है, लेटेस्ट में कैसी प्रक्रिया चल रही है, क्या क्या चीजें होती हैं, कब क्या होता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। यदि आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको 498A डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, सेक्शन 9 DV एक्ट, इन सब मुकदमों से संबंधित जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जो रूलिंग आती है, जैसे लेटेस्ट के लैंडमार्क हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आती है, वो आपको समझने को, पढ़ने को मिल जाया करेगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि अभी लेटेस्ट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे कैसे पति जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मुझे करना होगा। सारी चीजें आपको समझने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप मुझसे वहां क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और अन्य मैं आपको टिप्स, जानकारियां भी ग्रुप में दिया करूंगा। तो यदि आप ग्रुप से जुड़ती हैं तो इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और ग्रुप में जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है। वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा, दोबारा कभी भी आपको नहीं पे करना है, लाइफ टाइम के लिए। अब आइए अपने महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम आते हैं, समझते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का जो स्टेट केस होता है, जिसमें FIR होता है, उसमें कैसे प्रक्रिया चलती है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो आइए इस चीज को हम, अपना जो किताब है, मेरा जो लिखा हुआ ये किताब है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उसी से समझने वाले हैं। उसी का एक टॉपिक है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के मुकदमे में, स्टेट केस में क्या क्या प्रक्रियाएं चलती हैं, इसी पुस्तक के माध्यम से समझने वाले हैं। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि पुस्तक को बाई करने के लिए क्या करना होगा आपको। तो आइए अब हम समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, जब भी 498A के तहत पत्नी सबसे पहले क्या करती है, पति पत्नी में कुछ विवाद होता है तो पत्नी सबसे पहले जाती है, तो थाने में शिकायत करती है। पत्नी जाएगी, महिला थाने में कंप्लेन करती है। तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या होता है, पत्नी कंप्लेन करती है। उसके बाद जब कंप्लेन हो जाता है तो अब पति को तो सूचना पुलिस को देनी होगी कि आपके विरुद्ध कंप्लेन हुआ है, आप थाने पे आइए, अपना पक्ष रखिए। तो इसके लिए पुलिस क्या करती है, 41A का नोटिस भेजती है। तो दूसरा प्रक्रिया होती है पति को बुलाने के लिए 41A CRPC के तहत नोटिस भेजना। उसके बाद देखिए, जब पति आके थाने पे हाजिर हो जाता है तो पुलिस क्या करती है, पति पत्नी को बैठाती है, काउंसलिंग कराती है, यानी दोनों पक्षों में समझौता का प्रयास करती है। अब देखिए, दोनों पक्षों में पुलिस ये चाहती है कि समझौता हो जाए, मामले को यहीं पे खत्म करा दिया जाए। अगर मामला देखिए खत्म हो जाता है तो समझौता करा के या तो डाइवोर्स लेके दोनों अलग अलग होने का निर्णय लेते हैं, या साथ रहने का निर्णय लेते हैं। तो मामला अब समझौता हो गया तो वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा चीज ये होता है कि कोई साक्ष्य ही नहीं मिलता है। पुलिस जब पत्नी जो आरोप लगाई होती है, देख के ही लगता है कि मनगढ़ंत आरोप लगाई है, झूठे आरोप लगाई है, तो ऐसे भी मामला खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ समझौता होता है
और पत्नी के पास थोड़ा बहुत साक्ष्य होता है, उसके बातों में कुछ सच्चाई लगती है, तब देखिए एफआईआर दर्ज होता है। तो यहाँ तीसरी प्रक्रिया जो हो रही है वो एफआईआर दर्ज हो जा रही है। अगर नहीं समझौता हो पा रहा है, नहीं मामला खत्म हो रहा है, तो एफआईआर हो जाता है। अब देखिए एफआईआर जब हो जाता है तो अगर पति को डर है कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तो ऐसे में पति को अब क्या करना होता है, जमानत कराना होता है। कौन सा जमानत? अग्रिम जमानत, जिसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। अब जब पति एंटीसिपेटरी बेल करा लेता है, उस समय देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन, देखिए जब एफआईआर दर्ज होता है उसके बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इसी के दौरान एंटीसिपेटरी बेल कराना होता है। तो जब अग्रिम जमानत पति मान लीजिए कराया या नहीं कराया, ये तो बात की बात है। अगर डर है गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कराना होता है, नहीं डर है तो नहीं कराना होता है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि पुलिस साक्ष्य खोजे, गवाही कराए, जो भी बयान है वो दर्ज करे। तो इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य खोजना होता है, एविडेंस कलेक्ट करना होता है। जब पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर लेती है, मामले पे अध्ययन कर देती है, सारी चीजों को देख लेती है, समझ लेती है, तो एक ब्यौरा बनाती है जिसे चार्जशीट कहा जाता है। और पुलिस क्या करती है, एफआईआर की कॉपी, गवाहों का बयान, गवाहों का नाम, पता, ये सारी चीजों को एक डॉक्यूमेंट्री बना के और कोर्ट में ले जाके चार्जशीट लगाती है। जिसे चार्जशीट लगना भी आप लोग सोचते होंगे क्या होता है, तो यही होता है, पुलिस जो होती है वो कोर्ट में दे देती है सारी चीजों की। अब कोर्ट इस मामले का विचारण करे। अब देखिए जब चार्जशीट लग जाता है तो कोर्ट क्या करता है, मामले का संज्ञान लेता है। अब देखिए पुलिस चार्जशीट लगा दी। अब ऐसा हो सकता है पुलिस ने गलत चार्जशीट लगा दिया हो, मामला बन ही ना रहा हो, और पुलिस ने गलत चार्जशीट लगा दिया हो, फंसा दिया हो। तो कोर्ट क्या होता है, सारी चीजों को देखता है कि हाँ मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, धाराएं सही लगी है या नहीं लगा। कोर्ट ऐसे नहीं है, कोई ऐसे नहीं बहुत टिपिकल देखता है, लेकिन हाँ कोर्ट उस पर एक बार देखता है कि मामला संज्ञान लेने योग्य है या नहीं है। तो कोर्ट क्या करता है, संज्ञान लेता है, देखता है मामला चलाए जाने योग्य है या नहीं है। अगर मामला चलाए जाने योग्य होता है तो कोर्ट क्या करता है, जो भी अभियुक्त होते हैं, पति के घर वाले, उन्हें समन भेजता है, नोटिस भेजता है और कहता है आप आइए और अपना जमानत कराइए। अब यहाँ पे कौन सा जमानत लेना होता है, आपको रेगुलर बेल कराना होता है। पहले तो आपने एंटीसिपेटरी लिया, अब यहाँ आपको रेगुलर बेल कराना होता है। जब आप रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, हाजिर होते हैं, तो उसी समय आपका मीडिएशन कराया जाता है, यानी एक बार समझौता का प्रयास कराया जाता है। हो सकता है बात बन जाए और मामला खत्म हो जाए। तो जब आप कोर्ट में पहली बार हाजिर होते हैं, बेल कराने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, उसी समय एक बार फाइल को मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है काउंसलिंग के लिए। अगर बात नहीं बनती है, काउंसलिंग नहीं हो पाता है, तो कोर्ट में चार्ज बनता है। अब चार्ज बनने का मतलब ये है कि कोर्ट ये देखता है कि क्या जो धाराएं आपके ऊपर लगी हैं वो धाराएं बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, आपके ऊपर मामला चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो कौन कौन सी धाराओं में चलेगा, बयान के आधार पे कौन सी धाराएं लग रही हैं। तो चार्ज बनता है। जिन लोगों को डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाना होता है वो इसी समय पे लगाती हैं। तो यदि आपको अपने 498A के केस में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाना है, तो जब आप बेल करा लेते हैं उसी के बाद आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाते हैं। अगर आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग करानी है तो वो भी आप मुझसे करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब देखिए जब चार्ज बन जाता है उसके बाद नंबर आता है अभियोजन पक्ष के गवाहों का, यानी जो सरकारी गवाह होते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के समय गवाहों का गवाही कराई होती है, उन गवाहों को बारी बारी से बुलाया जाता है और उनकी बयान दर्ज किया जाता है। साथ ही साथ जो अभियोजन पक्ष होता है वो क्या करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, जिसे जिरह बोला जाता है। तो यहीं पे जिरह और बयान होता है। तो जो भी पत्नी के गवाह होते हैं सबका यहाँ बयान दर्ज होता है, बारी बारी से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन कराता है, तो जो पति के वकील होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। जो पत्नी के वकील होते हैं यानी सरकारी वकील होते हैं वो बयान दर्ज कराते हैं। किसका, तो पत्नी का, पत्नी के गवाहों का, इन सब का। उसके बाद नंबर आता है 313 सीआरपीसी का, जिसे बयान मुलजिम बोला जाता है। अब इसमें देखिए कोर्ट जो
पति नहीं, समझिए जो भी अभियुक्त होते हैं उनसे पूछता है कि आपके ऊपर ये धाराएं लगी हैं, ये मामला बन रहा है, ये गवाहियां हुई हैं, तो क्या ये सही है या नहीं है, क्या आपको लगता है कि आपको सजा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो मुलजिम होता है यानी अभियुक्त होते हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या अब भी आप मुकदमा लड़ना चाहते हैं, आगे प्रक्रिया चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो अगर पति बोलता है या जो भी अभियुक्त होते हैं बोलते हैं नहीं, जो भी बयान हुए हैं, जो भी गवाह हैं वो गलत बोले हैं, झूठ बोले हैं, मुझे फंसाया गया है, मैं आगे मुकदमा लड़ना चाहता हूं, तो फिर मुकदमा आगे बढ़ता है। अब देखिए, अगर अभियुक्त चाहे, जो पति है वो चाहे अपनी तरफ से अब कोई साक्ष्य देना चाहता है, गवाही कराना चाहता है, तो वो भी अब यहाँ पे करा सकता है। अब पति जो भी अपने पास गवाह रखे हैं, साक्ष्य रखे हैं, इस समय वो चाहे तो कोर्ट में दे सकता है अपने बचाव में। पति जो भी गवाहियां कराएगा, बयान कराएगा, उनका क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। कौन करेगा, तो पत्नी पक्ष के यानी जो सरकारी वकील होंगे, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता होंगे, वो क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ करेंगे। तो सफाई साक्ष्य होता है। उसके बाद बारी आती है फाइनल आर्गूमेंट की। फाइनल आर्गूमेंट में क्या होगा कि जो भी चीजें सामने निकल के आई हैं, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में, एविडेंस में जो भी चीजें निकल के आई हैं, वो बारी बारी से दोनों अधिवक्ता बताते हैं। पत्नी पक्ष के अधिवक्ता यानी सरकारी अधिवक्ता बताते हैं कि ये अपराध हुआ है, ये साक्ष्य निकल के आया है, इनको सजा होना चाहिए। जो सरकारी वकील के अलावा और भी अगर पत्नी प्राइवेट वकील अपना रखी है तो वो भी यही बातें बोलते हैं। पति के जो वकील होते हैं वो कहते हैं कि हमने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कमियां निकाली, ये चीजें कंट्राडिक्ट रही, ये बातें गलत रही, ये हमने झूठा साबित किया, इसके आधार पे बरी किया जाए। तो दोनों वकील अपना अपना फाइनल आर्गूमेंट में बात रखते हैं। उसके बाद फाइल जजमेंट में चला जाता है और यहाँ पे जज साहब अपना ऑर्डर सुनाते हैं। जज साहब को साक्ष्यों के आधार पे लगता है सजा होना चाहिए तो सजा करते हैं, लगता है कि बरी कर देना चाहिए तो बरी कर दिया जाता है। तो यही अभी लेटेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया के होके 498A का केस चल रहा है और ऐसे ही ये प्रक्रिया चलेगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी आपको जानकारी मेरी इस किताब में मिल जाएगी। तो यदि आप इस किताब को बाई करते हैं तो इस प्रकार के आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़ के आप केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, अपने आप को शोषण से बचा पाएंगे, आपको कोई ठगी का शिकार नहीं बना पाएगा। तो बहुत सारे आपको इस प्रकार की जानकारियां मिलेंगी जो आपके लिए फायदेमंद होंगी। आशा कर रहा हूं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और हाँ, यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करिएगा। आशा कर रहा हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।